हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। और बेटा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में रहने वाला है। ठीक है, सो बेटा एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडेज एंड फ्राइडेज एट 4 PM बेटा आपको हमारे पास अकाउंटेंसी की वीडियो मिलने वाली है एंड 7 PM इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज की वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि पूरा अगले वाला आने वाला एक साल हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स, डिटेल्ड वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करवाने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से जाके नोट्स ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी प्लेलिस्ट कोई भी चैप्टर देखना हो आप देख सकते हो। एंड एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये आपका 11th क्लास का शेड्यूल हमारे चैनल पे फॉलो हो रहा है। ऑलरेडी 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी वाले टॉपिक से स्टार्ट। हम ऑलरेडी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, इनके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, फीचर्स क्या है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद गवर्नमेंट कंपनीज। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? ठीक है, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में मैंने बोला था कि पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है जिससे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मैंने बोला था कि वो सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, सरकार की ही एक मिनिस्ट्री है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को रन कर रही है। पर गवर्नमेंट कंपनी इन दोनों से ही बहुत अलग है। ना तो वो सरकार का हिस्सा है, ना ही सरकार कोई एक्ट पास करती है। देखो मैंने तुम्हें चैप्टर 2 में कंपनी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, कंपनी क्या होती है? जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। सो टेक्निकली जैसे एक नॉर्मल कंपनी होती है ना, जो चैप्टर 2 में तुमने पढ़ी थी, चैप्टर 2 में पढ़ी थी ना, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जस्ट लाइक दैट गवर्नमेंट कंपनी होती है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो तुम्हें समझना होगा, पहला पॉइंट तुम्हें ये समझना है कि जो चैप्टर नंबर 2 में हमने कंपनीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जो हमने पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। सबसे पहली चीज बेटा, वो गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं हो रही थी, ये दोनों ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी का मतलब सिंपल भाषा में वो होता है, वो वाली कंपनी जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकती, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है। एंड पब्लिक कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है और वहां पे उसके जो शेयर्स है खरीदे और बेचे जाते हैं, ट्रेड करे जाते हैं। ये होती है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इन दोनों में ही जो है सरकार का कोई रोल नहीं होता, ये दोनों ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करते हैं। अगर सरकार कोई कंपनी खोलना चाहे तो सरकार क्या खोलेगी? सरकार खोलेगी बेटा जी गवर्नमेंट कंपनी। सरकार क्या खोलेगी बेटा जी? गवर्नमेंट कंपनी खोलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में और इनमें क्या फर्क होगा? ये वाली जो दोनों कंपनी से बेटा, इसमें सरकार का पैसा नहीं लगा होगा, सरकार इनमें एक शेयर होल्डर नहीं होने वाली है। पर जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें सरकार जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर होती है। ठीक है, इसमें क्या है? सरकार शेयर होल्डर होती है, इसमें शेयर होल्डर नहीं होती है। शेयर होल्डर का क्या मतलब है? शेयर होल्डर का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी हम एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत बड़े से मेरा मतलब है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे अगर हमें बिजनेस करना है तो मैं 2-4 करोड़ से वो बिजनेस नहीं कर सकती हूँ, मैं 20, 25, 30 करोड़ से भी शायद वो बिजनेस ना कर पाऊं। अगर मुझे बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो मुझे हंड्रेड्स ऑफ करोड़, इवन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का पैसा चाहिए होगा, ताकि मैं जगह जगह अपने ऑफिस बनाऊं, प्रोडक्ट्स बनाऊं, बेचूं एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो हमें अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी चाहिए तो ऐसे केस में हम एक कंपनी ओपन अप करते हैं। कंपनी में क्या होता है बेटा? कंपनी में तुम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स को हिस्सा बना सकते हो। जितने ज्यादा मेंबर्स हिस्सा बनेंगे उतने ज्यादा मेंबर अपने घर से अपना पैसा लाएंगे और लाकर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी बंदा किसी भी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है वो उस बिजनेस का ओनर बन जाता है। जैसे कि पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? एक ही बंदा होता है, वो अकेला पैसा इन्वेस्ट करता है, वो अकेला ओनर होता है, प्रोप्राइटर उसको बोला जाता है। सिमिलरली कंपनी में जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सारे उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। जितने भी लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सारे उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तुमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, अगर ओनर बिजनेस में कोई भी पैसा लगाता है तो ओनर बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कि बिजनेस की ये कैपिटल है। ओनर का जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस के लिए कैपिटल की फॉर्म है। ठीक है, अब ओनर जो है अगर वो कंपनी का होता है तो उसको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर
बोला जाता है। ओनर अगर एक कंपनी का होता है उसको शेयर होल्डर बोला जाता है। जैसे पार्टनरशिप में जो ओनर होते हैं उनको पार्टनर बोला जाता है, तो कंपनी के ओनर को शेयर होल्डर बोला जाता है, जो कि कंपनी में कैपिटल लगाता है। कौन सी कैपिटल लगाता है? शेयर कैपिटल लगाता है, शेयर कैपिटल लगाता है। देखो बेसिकली ना पार्टनरशिप में भी क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, हर पार्टनर का एक शेयर निकालते हैं। तू 50% का मालिक है, तू 50% का मालिक है, दो लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप खोली है, दोनों का शेयर 50-50 है। शेयर का मतलब कि टोटल एक केक है, अगर इस केक में से तुम्हारा इतना शेयर है, तुम्हारा इतना शेयर है, कितना शेयर है तुम्हारा उस कंपनी, उस बिजनेस, उस चीज के प्रॉफिट और लॉस में, उसको शेयर बोला जाता है। शेयर उतना ही होगा जितना तुमने पैसा लगाया है। अगर पूरी कंपनी में 100 करोड़ रुपए लगाए गए हैं और मैंने सिर्फ 1 करोड़ रुपए लगाया है, तो पूरी कंपनी में 1% हिस्सेदारी, 1% शेयर मेरा है, तो पूरी कंपनी के 1% की मालिक शेयर होल्डर मैं हूं। ठीक है, तो शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तुम जितना पैसा लगाओगे कंपनी की टोटल कैपिटल में से, जितना शेयर तुम्हारा होगा उतने शेयर के तुम शेयर होल्डर बन जाओगे। तो अगर 100 करोड़ की कंपनी है, उसमें से मेजॉरिटी क्या होगा? उसमें से मेजॉरिटी कितना होगा? 50% से थोड़ा सा ज्यादा, 51% मेजॉरिटी होगा। तो 100 करोड़ की कंपनी में जिसने 51 करोड़ लगा रखा होगा वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाता है। और गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है बेटा? जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो क्या होनी चाहिए? मेजॉरिटी शेयर होल्डर होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट कंपनी होती है कि उसकी जो मेन ओनर है, देखो ओनर तो वो हर इंसान है जिसने कंपनी में पैसा लगाया है, पर सबसे ज्यादा चलेगी किसकी? जिसके पास मेजॉरिटी शेयर है। क्यों? क्योंकि जो भी ओनर है वो हर इंसान क्या कर सकता है? कंपनी में डिसीजन ले सकता है, कंपनी में वोटिंग कर सकता है, मीटिंग में बैठ सकता है। पर जिसके पास सबसे ज्यादा मेजॉरिटी शेयर होगा, जैसे तुम सोचो रिलायंस का शेयर अगर मैंने खरीदा, मैं रिलायंस की शेयर होल्डर बन जाऊंगी, पर क्या मेरे कहने से रिलायंस के डिसीजन चलेंगे? नहीं, वो तो अंबानी जी ही चलाएंगे, क्योंकि अंबानी जी का मेजॉरिटी शेयर है। तो गवर्नमेंट कंपनी बेटा वो कंपनी है जिसमें मेजॉरिटी शेयर यानी कि 50% से ज्यादा, 51% जो शेयर है वो सरकार के पास होना चाहिए। सरकार कौन सी? चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास शेयर होना चाहिए। ये सरकारी कंपनी होती है। ठीक है, सो देखो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। देखो जो मैंने तुम्हें बताया था पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में कंपनीज के बारे में, सब कुछ एग्जैक्टली डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट गवर्नमेंट कंपनीज पे लागू होता है। ठीक है, चैप्टर 2 में मैंने जो भी तुम्हें बताया था कंपनीज के बारे में, पहले चैप्टर 2 अगर नहीं सुना है तो उसके लास्ट पार्ट को तुम सुन सकते हो। जो कुछ उसमें कंपनी के बारे में मैंने बताया था वो सब सरकारी कंपनी पे लागू होता है, गवर्नमेंट कंपनी पे लागू होता है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि बस गवर्नमेंट कंपनी में 51% शेयर किसका होता है? सरकार का होता है। बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है पिछले चैप्टर वाली वही कंपनी के बारे में। तो हर एक कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। ठीक है, इसमें जो है सरकार होती है, जो मेन अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट जो है एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल। जैसे कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक सरकारी कंपनी है। एक्सरसाइज कंट्रोल का क्या मतलब है कि देखो जो कंपनी की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल होनी चाहिए, उसमें एटलीस्ट देखो 51% शेयर किसका होना चाहिए? हमारी सरकार का होना चाहिए। सरकार कौन सी हो सकती है? चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, चाहे दोनों ने मिलकर 51% खरीद रखा हो, पर 51% किसके पास होना चाहिए? हमारे देश की सरकारों के पास होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का एटलीस्ट 51%, एटलीस्ट बोल रहे हो 51 से ज्यादा हो सकता है, कई कंपनियां पूरी ही सरकार की हैं, एटलीस्ट 51 बोल रहे हो, 51 से ज्यादा हो सकता है। तो अगर किसी भी कंपनी का एटलीस्ट 51% सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों, पार्टली सेंट्रल के पास, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो गवर्नमेंट कंपनी में आती है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, इसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, इसकी भी खुद की एक स्टैंप होती है। ठीक है, ये भी इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर ही लागू होती है। ठीक है, सारे प्रोविजन इंडियन कंपनीज एक्ट वाले इस पे लागू होते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स, हाउएवर एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके लिए जो है ऑडिटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बिठाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। सिंपल भाषा में बोला जाए तो हर एक कंपनी के ऑडिट होते हैं, मतलब हर एक कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, वो चेक करवाए जाते हैं रेगुलरली। ठीक है, इस केस में वो चेकिंग कौन करता है? वो बंदा करता है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, वो ऑडिट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो अपने फंड्स खुद से शेयर मार्केट से उठा सकती है, शेयर मार्केट से शेयर्स को बेच करके पैसे ले सकती है लोगों से। ठीक है, बस 51% सरकार के पास होना चाहिए, बाकी का सारा तुम जनरल पब्लिक को बेच सकते हो। ठीक है जी, अच्छा
दे कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी, मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो किसी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई केस कर सकता है, वो सारे पॉइंट सेम रहने वाले हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कहते हैं कि इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सरकार नहीं बताएगी, कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद से डिसाइड करेगी, एमओए अपने एओए में लिखेगी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा, सरकार का कोई इसमें रोल नहीं होगा। सरकार ने 51% शेयर ले लिया, अब सरकार जो है कंपनी के जो रूल्स बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग पूरी कंपनी चलेगी। देखो मेरिट्स क्या है, मेरिट्स इसमें ये है कि इट कैन बी एस्टैब्लिश बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। हमें सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर प्रोसीजर फॉलो करना है और कंपनी को खोल सकते हैं, कंपनी को चालू कर सकते हैं, कोई पार्लियामेंट के एक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फिर भी गवर्नमेंट के थोड़े से कंट्रोल से फ्री है, अगेन ऑन पेपर, ठीक है। और ये जो है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ 51% होता है सरकार का, काफी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें बाकी का जो शेयर है वो जनरल पब्लिक के पास है। जब जनरल पब्लिक के पास भी बाकी का 49% शेयर है तो जनरल पब्लिक भी अच्छा खासा इसमें रोल प्ले करती है, तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के जिम्मे सब कुछ नहीं होता है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसके पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, तो ये सरकार से बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज देती है एक अच्छे रीजनेबल प्राइस पे देती है, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू कंट्रोल मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो ये लोगों को एक सस्ते रेट पे जो है सामान प्रोवाइड करने का काम करती है, तो जनता भी खुश हो जाती है कि हाँ हमें सस्ते रेट पे सामान मिल रहा है। पर डीमेरिट्स क्या है, क्योंकि देखो मेजोरिटी शेयर तो सरकार के पास है ना, 51% शेयर तुम कितना भी कह लो है तो 51% शेयर सरकार के पास ना। और क्या तुम्हें लगता है कि सरकार तुम्हें अपने आप से सब कुछ करने देगी? सरकार तो सब कुछ करेगी, ऑन पेपर तुम कितना भी बोल लो कि फ्री है नहीं, एक्चुअल में सरकार अंदर तक घुसी हुई है और सरकार ही सब कुछ करती है, तो एक्चुअल में सरकार ही अपने हिसाब से सब कुछ कर पाती है। प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डू नॉट हैव मच रेलिवेंस, क्योंकि जहां पे सरकार आ गई वहां पे करप्शन आ गया, वहां पे सरकार ही जो चाहेगी वही करेगी, ठीक है। इट इज नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को आंसरेबल भी नहीं है ये, जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो था मेरा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पार्लियामेंट को आंसरेबल था, ये पार्लियामेंट को आंसरेबल भी नहीं है, तो ये जितने मर्जी घोटाले करे ये किसी को जवाब देने वाली नहीं है, ठीक है। द इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट इन द पेपर, ये सिर्फ ऑन पेपर है कि ये भैया इंडिपेंडेंट है और ये सब कुछ है, एक्चुअल में तो सरकार जो चाहे वही करती है, और सरकार सबसे बड़े बड़े घोटाले सरकारी कंपनियों में ही करती है, क्योंकि 51% शेयर जो मेजोरिटी शेयर है वो सरकार के पास होता है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये तुम पूरी तरह स्किप कर सकते हो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलेंगे, इसका जितना भी है वो सारा तुम छोड़ सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस 1991, ये सब कुछ तुम छोड़ सकते हो, ये सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हम पढ़ेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस या फिर एमएनसीज के बारे में। एमएनसीज का सिंपल भाषा में मतलब है एक ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में काम कर रही है, वो रजिस्टर तो किसी एक देश में हुई है पर उसकी जो ब्रांचेस है सिर्फ उस देश में नहीं है, बल्कि एटलीस्ट एक से ज्यादा देशों में तो है, एटलीस्ट 2 देशों में तो उसकी ब्रांचेस हैं। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांचेस एक से ज्यादा देश में है, जो एक से ज्यादा देश में काम कर रही है, उसको ग्लोबल एंटरप्राइज या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोला जाएगा, ठीक है। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है ना, यूजुअली बहुत ज्यादा पैसा होता है इनके पास, बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजी होती है इनके पास, अच्छे खासे लीगल सपोर्ट होता है इनके पास, लॉ का अच्छा खासा सपोर्ट होता है इनके पास, ठीक है। ये बहुत ही बड़े लेवल पे क्योंकि काम कर रही होती हैं, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़े लेवल पे सेल्स कर रही होती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब कुछ इनके पास होता है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये देती हैं और बहुत ही अच्छे बड़े बड़े ऑफिसेज इनके होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ग्लोबल एंटरप्राइज है तुम खुद सोच के देखो, जो कंपनी इतनी बड़ी है कि वो एक देश से बाहर जाके भी काम कर रही है, वो उसके पास कितना ज्यादा पैसा होगा, ठीक है। तो ये है हमारी ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस में देखो क्या होता है, विच ऑपरेट इन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज, उनको ग्लोबल एंटरप्राइजेस बोला जाता है। इनके ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री वगैरह अलग अलग देशों में होते हैं, कहीं पे ब्रांच होता है, कहीं पे ऑफिस होता है, फैक्ट्री कहीं और होता है। यूजुअली क्या किया जाता है ना कि जिस देश में लेबर सस्ती है उस देश में फैक्ट्री लगा दी जाती है, जैसे कि चाइना में या इंडिया में, ठीक है। और जिस देश में क्या कहते हैं बहुत ज्यादा डिमांड है उस देश में बेचा जाता है, जिस देश में तुम्हें अच्छा प्राइस मिलेगा उस देश में सामान बेचा जाता है, ठीक है। अच्छा, फीचर्स क्या है, सबसे पहले ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, जैसे मैंने बोला कि जो कंपनी इतनी बड़ी है कि वो एक से दूसरे देश में जा रही है, सोचो कितना पैसा होगा, तो इनके पास बहुत हजारों करोड़ों में पैसा इनके पास होता है, लोन भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं, बैंक्स बहुत सारे इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं, सरकारें इन्वेस्ट करने को तैयार होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ह्यूज कैपिटल होता है इनके पास, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, चाहे तुम कितने ही दुनिया भर में फैल जाओ, तुम्हारा जो कंट्रोल होगा वो हमेशा एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड होगा। अगर इंडिया की कोई कंपनी है जो यूएस, चाइना,
अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे बिजनेस कर रही है, उसका जो एक फाइनल हेडक्वार्टर होगा वो इंडिया में ही होगा और इंडिया से ही उसका पूरा कंट्रोल हो रहा होगा। या अगर यूएस की कोई कंपनी है जैसे कि एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी यूएस की कंपनीज है, ये पूरी दुनिया भर में चलते हैं, पूरी दुनिया भर में हम गूगल, यूट्यूब सब कुछ चलाते हैं, ठीक है, फेसबुक वगैरह सब चलाते हैं, बट इनका जो फाइनल कंट्रोल है वो यूएस में ही हो रहा है। यूएस से बड़ा हेडक्वार्टर इनका कहीं नहीं होगा, यूएस में ही इनका फाइनल कंट्रोल होता है, वहीं पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है, वहीं से सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं, सब कुछ वहीं पे फाइनल कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, ठीक है। और वो वहां पे होता है जहां पे वो एक्चुअल में पहली बार शुरू हुई है। देखो जहां पे तुम शुरू हुए हो वो तुम्हारी कंट्री क्या होती है, होस्ट कंट्री होती है, सॉरी, जहां पे तुम स्टार्ट हुए हो वो तुम्हारी होम कंट्री होती है, ठीक है, जहां पे तुमने स्टार्ट किया है वो तुम्हारी होम कंट्री होती है, लेकिन उसके बाद जहां पर भी तुमने एक्सपैंड किया है वो सारी तुम्हारी क्या होती है, होस्ट कंट्रीज होती हैं। जहां पे भी तुमने एक्सपैंड किया है वो सारी क्या होती हैं, होस्ट कंट्रीज होती है। देखो, इट ऑपरेट्स थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज इन द होस्ट कंट्रीज एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशंस विद द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इन द होम कंट्री। तुमने जहां पे स्टार्ट किया था वो तुम्हारे होम कंट्री है, जैसे अगर मैं इंडिया से हूं तो इंडिया मेरी होम कंट्री है, एंड उसके बाद मैं कहीं भी अगर दुनिया भर में एक्सपैंड कर रही हूं तो वो मेरी क्या है, होस्ट कंट्री कहलाएगी, बाकी दुनिया भर, ठीक है। फॉरेन कोलैबोरेशन, देखो जब भी मैं किसी दूसरे देश में जाती हूँ तो मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा कि मैं दूसरे देश में जाके भी लोगों को अपना सामान बेच सकूं, तो मैं क्या करूंगी, दूसरे देश में जाके ना उन देशों के मेरे जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करूंगी और बोलूंगी चलो मिलके सामान बेचते हैं। इससे क्या होगा, उन देश के छोटे छोटे कंपेटिटर्स जो भी मेरे थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, उनको मेरा पैसा मिलेगा, उनको मेरा सपोर्ट मिलेगा, और बदले में मुझे उनकी लोकल मार्केट के जितने भी कस्टमर है वो सारे मिल जाएंगे। तो यूजुअली सारी कंपनियां यही करती है। अगर इंडिया का कोई भी बायजूस था या कोई भी कंपनी थी जो बाहर जाती थी, वो क्या करती थी, बाहर जाके दूसरे देश में जाके वहां की कंपनी को या तो खरीद लेती थी कि अभी कंपनी मेरी हो गई, तो उस कंपनी के जितने भी कस्टमर थे अब वो बायजूस के बन गए, या वहां जाके कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लेती थी, पार्टनरशिप कर लेती थी कि आधा आधा प्रॉफिट करेंगे, समहाउ कोलैबोरेशन करा जाता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द पेटेंट्स, रिसोर्सेज, फॉरेन एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी, मनी, सब कुछ के टर्म्स में कोलैबोरेट किया जाता है। तो जो भी दूसरे देश के लोग हैं उनको इस एमएनसी का पैसा मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगा, एंड जो एमएनसी है उसको वो दूसरे छोटे देश के जो छोटे छोटे वहां के कस्टमर वो होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, उनके कस्टमर बेस मिल जाएगा, ठीक है। अगर बायजूस फॉर एग्जांपल अमेरिका में या चाइना में कहीं भी जाता है, उसको वहां के कस्टमर मिल जाएंगे अगर वो वहां के छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ कोलैबोरेट करेगा। तो जो फॉरेन कोलैबोरेशन होती है, इनके पास पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि जिसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वही तो जाके पूरी दुनिया भर में बिजनेस कर पाएगा, वरना हर कोई थोड़ी पूरी दुनिया भर में जाके बिजनेस कर सकता है। तो सबसे आसान, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, इनका मेन गोल ही ये होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपैंड करनी है अपनी मार्केट टेरिटरी, क्योंकि जितने ज्यादा जगह पे हम प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा कस्टमर बनेंगे, उतना ज्यादा बिजनेस बड़ा बनेगा। तो इनका मेन गोल ही यही होता है कि हमें मार्केट टेरिटरी को एक्सपैंड करना है। इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है वो भी सबसे अच्छी होती है, सबसे ज्यादा बेटर होती हैं, ठीक है। बहुत सारे डिस्काउंट देते हैं, इवन फैक्ट बहुत सारी चीजें फ्री में देते हैं, जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ फ्री में है, सब फ्री में देख रहे हो तुम यूट्यूब पे, है ना। तो बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं इनके पास, ठीक है, जो कि कोई और शायद कभी कंपीट कर भी नहीं सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे डिस्काउंट, सेल्स, प्रमोशंस इनके पास होते हैं। एंड प्रोडक्ट जो इनका होता है बेटा, इनोवेशन होता है उसके प्रोडक्ट में, मतलब कि एक नया कुछ ना कुछ डिफरेंट नया प्रोडक्ट होता है। क्योंकि सोच के देखो, अगर जो ऑलरेडी मेरे देश में बिक रहा है, मुझे ऑलरेडी मेरे देश में मिल रहा है, तो मैं अपने देश वालों का ही खरीदूंगी ना, फिर वो मैं यूएस की कंपनी का क्यों खरीदूंगी। जो मेरे देश में नहीं मिल रहा वही तो मैं यूएस की कंपनी का खरीदूंगी। तो नया प्रोडक्ट, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लाते हैं ताकि दूसरे देश के लोग भी हमारा प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि उनके देश में कोई ऐसा कुछ बेच ही नहीं रहा। अगर मुझे इंडियन कंपनी कुछ ऐसा बेच रही है तो मैं पहले इंडियन कंपनी का ही खरीदूंगी। अगर मुझे इंडियन कंपनी का मिल ही नहीं रहा तब जाके मैं अमेरिकन कंपनी का खरीदूंगी। तो यूएस तो ये क्या करते हैं, कुछ नया, कुछ इनोवेट करने का कोशिश करते हैं। ये है मेरे ग्लोबल एंटरप्राइजेस की, एक से ज्यादा देशों में जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी मार्केटिंग है। दूसरे देश में जाके उनके लोकल लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं, या तो उनको खरीद लेते हैं या उनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, ठीक है जी। एंड बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं, तो इनको बस ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट को हम कैप्चर कर लें, ज्यादा से ज्यादा देशों में जाके वहां के भी बिजनेसेस को हम कैप्चर कर ले, वहां की भी डिमांड को हम कैप्चर कर ले। एंड लास्टली ये लोग क्या करते हैं, एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बनाते हैं जो ऑलरेडी उस देश में मिल ही नहीं रहा, तभी तो वहां के लोग इनका प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये है मेरा ओवरऑल ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अगला लास्ट जो इसमें टॉपिक मेरे पास आता है दैट इज जॉइंट वेंचर। ठीक है, जॉइंट वेंचर का सिंपल मतलब होता है, जैसे मैंने बोला ग्लोबल एंटरप्राइजेस में भी मैंने बोला कि दूसरे देश में जाके वहां की कंपनीज के साथ जो है कोलैबोरेशन किया जाता है। वो जो कोलैबोरेशन होता है बेटा उसको जॉइंट वेंचर ही बोला जाता है, कि तुम उस देश में जाके उस देश के लोगों के साथ, उस देश की लोकल कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करते हो। जॉइंट वेंचर क्या है? जब कोई भी दो अलग अलग कंपनीज साथ में आती हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो उसको जॉइंट वेंचर बोला जाता है। जैसे कि एक इंडिया की कंपनी है और एक यूएसए की कंपनी है। अगर यूएस की कंपनी इंडिया आना चाहती हैं तो इनके पास होगा बहुत सारा पैसा और इनके पास होंगे बहुत सारे कस्टमर। तो ये क्या करेंगे? इंडियन कंपनी को बहुत सारा पैसा देंगे और बदले में उनके जितने भी कस्टमर है वो खुद ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होती है हमारी जो है जॉइंट वेंचर डील्स, जिसमें एक कंपनी बहुत पैसा देती है और बदले में दूसरी कंपनी के जितने भी लोकल कस्टमर्स हैं, ठीक है, जितनी भी उनकी लोकल गुडविल है, वो सब कुछ खरीद लेती हैं। ठीक है जी, आइदर 50-50 शेयर कर लेंगे, या तो ये पूरा ही इसको खरीद लेगी, एक्वायर कर लेगी, या 50-50 पार्टनरशिप कर लेंगे, कुछ ना कुछ जॉइंट वेंचर की डील करी जाएगी। ठीक है, जो दो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सरकारी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, ठीक है, फॉरेन कंपनी हो सकती है, ग्लोबल एमएनसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये लोग टेक्नोलॉजी, पैसा, ह्यूमन रिसोर्स, रिस्क, रिवॉर्ड, हर चीज शेयर करते हैं। ठीक है, अगर सोचो यूएस की कंपनी ने इंडिया की कंपनी को खरीद लिया तो वो इंडिया की कंपनी का सारा पैसा, सारी टेक्नोलॉजी, उसके सारे एम्प्लॉय, सारे रिस्क, रिवॉर्ड, सब कुछ अपने पास लेकर जा रही है, सारे शेयर होल्डर्स सब कुछ अपने पास लेकर जा रही है। ठीक है, तो यूजुअली दो या दो से ज्यादा जब भी लोग कोलैबोरेट करते हैं उसको जॉइंट वेंचर बोला जाता है। जैसे कि मारुति और सुजुकी ने जॉइंट वेंचर किया और मारुति सुजुकी बन गया। भारती और एयरटेल ने जॉइंट वेंचर किया और वो भारती एयरटेल बन गया। वोडाफोन और आइडिया ने, ठीक है, जॉइंट वेंचर किया और वो वोडाफोन आइडिया बन गया। जियो और हॉटस्टार ने, ठीक है, जॉइंट वेंचर किया तो वो जियो हॉटस्टार बन गया। उससे पहले क्या था? डिज्नी हॉटस्टार था। तो पहले डिज्नी ने हॉटस्टार को खरीदा था, फिर जियो ने अब हॉटस्टार को खरीद दिया। तो डिज्नी हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, वीआई, ठीक है, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, ये सारे जॉइंट वेंचर्स है। देखो ना, तुमने नाम ही दो बना दिए, दो अलग अलग कंपनी से अब उनको जोड़ के नाम ही दो बना दिए, जॉइंट वेंचर। ये सारे क्यों करा जाते हैं जॉइंट वेंचर? बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, किसी नए मार्केट में जाने के लिए, किसी नए देश में जाने के लिए तुम जॉइंट वेंचर करते हो। ठीक है, फीचर्स क्या है? यूजुअली कई बार ये शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप भी होती है। ठीक है, यूजुअली जो जॉइंट वेंचर होती है ये शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप होती है बिटवीन टू फर्म्स। कई बार टेम्परेरी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल तुम सोचो, अगर एक लेट्स से एक ही पर्टिकुलर किसी फील्ड में हमें जाना है, क्योंकि अब जैसे तुम ये देखो कि जो जियो है, जियो तो बहुत कुछ बनाता है, पर जियो ने साथ में हॉटस्टार के साथ कोलैबोरेट किया, एक सर्टेन चीज के लिए किया होगा। ठीक है, सिमिलरली मारुति और सुजुकी ने कोलैबोरेट किया। ठीक है, तो काफी बार क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि तुमने कुछ 1-2 साल के लिए किया है, किसी 1-2 प्रोजेक्ट के लिए किया है और फिर तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। पर कई बार तुम लाइफ टाइम के लिए कर लेते हो कि मैंने परमानेंटली ही इसको खरीद लिया है और हम अब दोनों परमानेंटली ही साथ में काम करेंगे। तो कई बार टेम्परेरी भी होता है, कई बार फुल टाइम भी होता है। ठीक है, इन जॉइंट वेंचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन एग्रीड प्रोपोर्शन। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी तुम बनाते हो कि 50% मेरा होगा, 50% तेरा होगा, या 40-60 होगा, 70-30 होगा। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड आफ्टर कंप्लीटिंग द वेंचर। अगर तुमने बोला है कि मुझे 2 प्रोजेक्ट करने हैं तेरे साथ, तो जैसे ही वो 2 प्रोजेक्ट खत्म होंगे तुम्हारा जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वेंचर ऑल द एसेट्स आर लिक्विडेटेड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। और उसके बाद तुम फिर सारे जो भी कॉमन एसेट लायबिलिटी थे उसको खरीद बेच कर दोगे। ठीक है, मेरिट्स क्या है? जब भी दो लोग साथ में मिलेंगे तो ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज्यादा पैसा होगा, नई मार्केट का तुम्हें असेस मिलेगा, नए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तुम्हें मिलेंगे। जैसे मैंने बोला, किसी नए देश में जाके वहां की मार्केट के कस्टमर्स तुम एक्वायर कर सकते हो, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी दोनों को। जब ज्यादा बड़े लेवल पे काम करोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी और एक इस्टेब्लिश ब्रांड नेम मिलेगा। तो इस्टेब्लिश ब्रांड नेम का क्या मतलब है? अगर सोचो मैं इंडिया से यूएस में जा रही हूँ, यूएस के अंदर मुझे अपना फिर से नया नाम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूएस के लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया में मेरी कंपनी कितनी फेमस है, नहीं पता उनको। पर अगर मैं यूएस में जाके वहां की फेमस कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लूँ तो क्या होगा? मुझे ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश ब्रांड नेम मिल जाएगा और मुझे यूएस में जाके जीरो से अपना नाम दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा। इसीलिए
ये तो कोलैबोरेशन होता है, समझ रहे हो। अगर मुझे पहले अपना ब्रांड नेम बनाना है, मैं जीरो से बनाऊंगी, मैंने इंडिया में बना लिया, अब अगर मुझे यूएस में जाना है, मुझे फिर से जीरो से बनाना पड़ेगा अपना ब्रांड नेम। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, वहां पे ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी के साथ कोलैबोरेट करूंगी, और उसके नाम के साथ जब मेरा नाम जुड़ जाएगा तो मेरा नाम भी बड़ा बन जाएगा यूएसए में, ठीक है। एंड अगेन ये भी इनोवेशन करते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक मेरे पास क्या आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या मतलब है, जहां पे सरकारी सेक्टर एज वेल एज जो प्राइवेट सेक्टर है, ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं। साथ मिलके क्यों काम किया जाता है, देखो, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है, वो सरकारी सेक्टर है, वो मुझे लीगल चीजों में मदद करेगा, पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको मैनेजमेंट करनी आती है। तुम्हें पता ही है कि जो सरकारी काम होते हैं वो कितने लो लेवल के होते हैं, कितने बुरे काम होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो अगर सरकारी लोगों के साथ प्राइवेट सेक्टर जुड़ जाए तो क्या होगा, सरकारी सेक्टर बहुत सारा पैसा दे देगा, हमें बहुत सारी लीगल चीजों में मदद कर देगा, एंड एट द सेम टाइम जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनको बिजनेस चलाना आता है, तो वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो पब्लिक सेक्टर का पैसा और लीगल सपोर्ट आएगा, एंड प्राइवेट सेक्टर की मैनेजरियल एक्सपर्टीज आएगी, और जब ये दोनों चीजें साथ में मिल जाएंगी तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाएगी, क्योंकि पैसा भी है, एक्सपर्टीज भी है, तो बिजनेस तो अच्छा होना ही है, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों यूजुअली होती है, पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेलीकॉम, इन चीजों में होती है, क्योंकि तुम देखो जितने भी नाम हैं इन सब में पैसा लगेगा मोटा, और ये मोटा पैसा सिर्फ सरकार ही प्रोवाइड कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो यूजुअली इन सब चीजों में जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी जाती है, ठीक है। यूजुअली इन सब चीजों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी जाती है। फैसिलिटेट पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पर होता क्या है, देखो, जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर क्या करते हैं, इट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड इट सिटीजन। तो सरकार ना ऑब्लिगेटेड है कि उसको कुछ ना कुछ चीजें ना प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी अपने लोगों को, उसको अच्छे स्कूल कॉलेजेस वगैरह प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। तो सरकार कहते हैं पैसा मैं दूंगी, प्राइवेट सेक्टर तू बस एक्सपर्टीज दे दे, ठीक है। पब्लिक एसेट, इट इज एन एसेट विच इज लिंक्ड टू द डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विस। एग्जांपल, पब्लिक रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर। सरकार क्या करती है, अगर रोड बनवानी है पैसा दे देगी, और प्राइवेट सेक्टर को बोल देगी तुम बना दो, बस पैसा मैं देती हूँ, ठीक है ना। सो पब्लिक एसेट बनाने हो, पब्लिक सर्विस करना हो कोई भी, तो सरकार वहां पे पीपीपी कर लेती है, पीपीपी मॉडल को यूज करती है, ठीक है। ऑपरेशंस और मैनेजमेंट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूजुअली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही होता है कि जब तक ये सड़क बनेगी तब तक मेरी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगी, जब ये सड़क बन गई पार्टनरशिप खत्म हो गई। सूटेबल फॉर बिग एंड हाई प्रोजेक्ट, मैंने बता दिया, जहां पे मोटा पैसा चाहिए वहीं पर ये होता है, प्लस मुझे अच्छी क्वालिटी की सड़कें भी चाहिए और पैसा भी बहुत चाहिए, तो सरकार पैसा देगी और क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर देगा, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू शेयर होता है सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, एंड रिस्क भी ऑब्वियसली शेयर होता है सरकारी एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में। जब दो लोग साथ में काम कर रहे हैं तो पैसा और रिस्क ये सब तो शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है मेरा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में से तुम्हें सबसे पहले 3 टाइप्स पढ़ने हैं, सरकारी बिजनेस कैसे होते हैं, जिसमें हमारा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये दोनों पिछले क्लास में, पिछले पार्ट में मैंने पढ़ाए थे, एंड गवर्नमेंट कंपनी जो मैंने तुम्हें आज पढ़ाया है। इसके अलावा तुम्हें ग्लोबल एंटरप्राइज या फिर एमएनसीज के बारे में पढ़ना है, तुम्हें ज्वाइंट वेंचर्स के बारे में पढ़ना है, ज्वाइंट वेंचर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेना, ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में उससे ज्यादा नहीं है, एंड तुम्हें पीपीपी पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, 99% इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, या फिर एमएनसी के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, पीपीपी के बारे में 1 मार्कर शॉर्ट में पूछा जाता है, बड़ा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है आज खत्म। अगर कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हेल्प अस ग्रो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी डाउट्स है आपका डाउट कमेंट सेक्शन में सॉल्व जरूर किया जाएगा, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगली वीडियो में चैप्टर 4 के साथ हम मिलते हैं।